हमारे समाज में औरतों की छवि इस तरीके से बनाई जाती है कि औरतें कमजोर हैं। अगर एक औरत 9 महीने तक इतना ज्यादा लेबर पेन सहकर किसी बच्चे को पैदा कर सकती है तो वो औरत कुछ भी कर सकती है। नेशनलिस्ट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने इस सिविल सर्विसेज को तब पास किया था जब ये परीक्षा हमारे देश में ना होकर इंग्लैंड में होती थी। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना हमें शायद भगवत गीता में सिखाया गया है, और ना सिर्फ उसमें, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा गया है कि इंसान दूसरों पे विजय पाके विजय प्राप्त नहीं करता, अपनी खुद की इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। मुझे लगता है कि बदलाव अचानक से नहीं होता, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो एक एक छोटा छोटा स्टेप जो समाज के लिए लिया जाएगा वो सबसे ज्यादा कारगर होगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आज आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पहले प्रयास में ही एससीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उम्र थोड़ी नज़र आती है, लेकिन हौसले बुलंद होते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे बीच हरियाणा की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने अपनी आंखों में सपना बसाया कि उन्हें सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, तो वो मुकाम हासिल भी कर पाए। हमारे बीच है पूजा रानी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पूजा की आंखों में ये सपना शुरुआती दौर से था, यह सपना कब पैदा हुआ, वो जरूर बताएं। जी सर, सिविल सर्विसेज में और खासकर पुलिस महकमे में जाने के लिए शुरुआत से तो बहुत क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि इंडिया की सोसाइटी में माना जाता है कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये कुछ कन्वेंशनल रास्ते हैं जीवन में सफल होने के। लेकिन मेरा रास्ता ये था कि मुझे समाज में तो बदलाव लाना ही है, साथ साथ में वो लड़कियां जो शायद किसी कारणवश नहीं पढ़ पाती हैं या उनको इतना विश्वास नहीं हो पाता है कि हम उस पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा में बन सकूँ। अगर मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए मैंने 10th 11th के आसपास सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, और साथ सिर्फ सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेशन या डेस्क जॉब, ऑफिस जॉब मुझे नहीं करना है, मुझे पुलिस सेवा में जाना है, खासकर इंडियन पुलिस सर्विस जो है। तो स्कूल से ही ये सपना जो है मैंने आंखों में संजोया था, और शायद एक कड़ी है उस सपने की जो कि अभी पूरी होती हुई दिख रही है। पुलिस सर्विस का ही चयन क्यों हुआ? सर, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो व्यक्तिगत है, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। दूसरा कारण जो सामाजिक है वो ये है कि हमारे समाज में औरतों की छवि इस तरीके से बनाई जाती है कि औरतें कमजोर हैं। अगर एक औरत 9 महीने तक इतना ज्यादा लेबर पेन सहकर किसी बच्चे को पैदा कर सकती है तो वो औरत कुछ भी कर सकती है। और पुलिस महकमे को एक मजबूत पिक्चर में देखा जाता है, एक मजबूत शख्सियत को संभाले हुए देखा जाता है। तो मैंने ये फिल्मों में, सीरीज में कई बार देखा है कि एक वर्दी के पीछे सिर्फ एक मर्द होता है, एक औरत भी होनी चाहिए, ये रीजन था। और व्यक्तिगत रीजन ये है कि मेरी खुद की पर्सनालिटी, मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिसिप्लिन, पंक्चुएशन से भरा हुआ है, और मुझे लगता है कि पुलिस में आकर मैं उनको भी बेटर सर्व करवाऊंगी और अपने खुद का जो जीवन का लक्ष्य है उसको भी साधने में ज्यादा कार्यरत रहूंगी। प्रथम प्रयास में आपने ये उपलब्धि हासिल की है। यदि मुख्य प्रमुख विषयों की बात करूं तो कौन से थे आप? मेरा मुख्य जो ऑप्शनल में विषय था वो था साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और बाकी तो जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट, ये सब मुख्य विषय थे। और हिंदी इंग्लिश तो हर विषय में पूछी जाती है, तो वो दोनों थे। आप साइंस की विद्यार्थी रही प्लस 2 में? जी नहीं, मैंने 11th 12th में ही अपने आर्ट्स सब्जेक्ट चुने थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रास्ता क्या है और रास्ते तक जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे। तो उसके लिए मुझे पता था कि 11th 12th में मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ताकि मुझे कोचिंग पे पैसा वेस्ट ना करना पड़े। तो मैंने शुरू से ही अपने वो सब्जेक्ट से चुने थे जो मुझे आगे काम आएंगे। पूजा जी, अक्सर दिखाई जाता है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए लोग दिल्ली का रुख करते हैं या बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। आपकी रणनीति क्या रही?
मुझे लगता है कि बस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैंने भी यही सोचा था कि दिल्ली जाकर शायद पढ़ाई बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर पढ़ते वक्त ही मुझे ये रास्ता दिखा कि हमारे देश के जो एक पूर्व हम कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने इस सिविल सर्विसेज को तब पास किया था जब ये परीक्षा हमारे देश में ना होकर इंग्लैंड में होती थी, और वहाँ पर ना सिर्फ वो भाषाएं बल्कि जैसे इंग्लिश, ग्रीक और हिब्रू ऐसी भाषाएं पूछी जाती थी जो कि नहीं हम पढ़ते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही बहुत ही अच्छी रैंक लाकर इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक नहीं किया था, बल्कि बिना किसी कोचिंग के अपनी खुद की स्टडी से इस पर्टिकुलर चीज को किया था। तो मुझे लगता है कि अगर उस वक्त में इतना भारी सिलेबस होने के बाद आपके देश में वो एग्जाम नहीं हो रहा है, बाहर होने के बाद भी अगर कोई इंसान कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाकर पढ़ना और वहां पर पैसे अपने व्यर्थ करना, जबकि आपको जरूरत भी नहीं है और आपके अगर हाथ में भी नहीं है, तो वो एक बेईमानी होगी अपने पार्ट पे भी और अपनी फैमिली के पार्ट पे भी। तो मेरी सोच शुरू से यही थी कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, और कोई और बहुत ही कठिन परिस्थिति में कर सकता है, और आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो मुझे लगता था कि कोचिंग या इन सब का मुझे रुख करना चाहिए, तो यही सोच थी। ऑनलाइन चीजों का सहारा लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल, YouTube का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया इसमें। ढूंढने पर हर चीज़ मिल जाती है, फ्री में हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, बस ज़रूरत है कि आपकी एक वो तीक्ष्ण बुद्धि भी होनी चाहिए और नज़र भी होनी चाहिए कि हाँ ये काम का है और ये काम का नहीं है। और दूसरा, फ़ोन पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसे जितना दूर रहा जाए उतना सही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अगर आप पेन उठा लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको गेन ही मिलेगा। तो यही सोच थी। बिल्कुल, मैं दरअसल इसी सवाल पे आ रहा था कि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, और आज के जो बच्चे हैं या कहें युवा हैं, उनको ये बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। तो आप जो हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से कैसे बची रहेंगे? सर, सबसे पहला तो ये था कि मैंने ऐसा कोई अकाउंट किसी भी ऐसे सोशल मीडिया साइट पे बनाया नहीं। जब बनाया था वो था किसी कॉलेज के एनजीओ के काम के लिए या इन सब के लिए। दूसरा ये था कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना हमें शायद भगवत गीता में सिखाया गया है, और ना सिर्फ उसमें, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा गया है कि इंसान दूसरों पर विजय पाके विजय प्राप्त नहीं करता, अपनी खुद की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे सफल होना है तो एक ही चीज हो सकती है, या तो मैं पढ़ाई करूँ या फिर अपना समय व्यर्थ करूँ। समय व्यर्थ करने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लाइफ में कुछ करना था। तो इसीलिए मैंने पहले ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लिया था कि जो मीडिया मुझे चाहिए, यूट्यूब और व्हाट्सएप, सिर्फ मैं उन दोनों चीजों पे अवेलेबल रहूंगी, इसके अलावा कोई और अकाउंट में बनाऊंगी नहीं। तो जब आपने किसी चीज की इच्छा ही नहीं की, तो उस इच्छा के पूरे ना होने और होने में कोई फिर आपको कुछ ऐसा गलत चीज नहीं फील होगा कि ये चीज मुझे नहीं मिली। लेकिन अगर आप शुरू से ही उससे एडिक्ट हो जाएंगे तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसी कोई चीज को पहले अपने एडिक्शन बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ता क्या है, क्लियर रास्ता है और वहां तक पहुंचना है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट फिर भी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे या फिर अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे, तो भरपूर तरीके से अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जी अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, श्रेय तो सभी लोगों को जाता है जो भी मेरे आसपास हैं, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हर बच्चे का यही होता है कि उनके माँ बाप हैं। दूसरे नंबर पे मेरे जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, ना सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में भी, इनफैक्ट उसके बाद भी मुझसे जुड़े रहे हर कदम पे। जब भी पैर डगमगाए कि अब नहीं हो सकता शायद, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे होगा, पता नहीं कौन से पड़ाव पे हूँ, तो टीचर्स ने, दोस्तों ने, माता पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया। और सबसे आखिरी मेरे जो आइडल हमेशा से रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, क्योंकि उनकी जीवनी मैं टाइम टू टाइम पढ़ती रहती हूँ कि उनकी लाइफ में कितनी सारी परेशानियां थी। तो और क्योंकि सक्सेस की स्टोरी पढ़ के आपको सिर्फ एक बूस्ट मिलता है, लेकिन आप फेलियर की स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको सच में एक मोटिवेशन मिलती है। तो और मुझे लगता है कि कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको गाइड करेगी, जितना कि आपको अपने अंदर से जो मोटिवेशन निकल के आती है, जो आपके ही किसी एक पर्टिकुलर देश से या समाज से निकले हुए इंसानों की जो छवि है, उससे जो आपको प्रेरणा मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा असर डाला है। देखिए, अक्सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनसे एक सवाल किया जाता है कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे, है ना। एक जिज्ञासा भी होती है तमाम दर्शकों में और जो लोग इंटरव्यूज पढ़ रहे होते हैं कि भाई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की गई और कितने घंटे पढ़ाई की गई, वो भी मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी सर, जो मेरा 1 साल था प्रिपरेशन का जिससे मैंने पढ़ाई की है, उसमें ऑन एन एवरेज में 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। तो मेरा ये था कि हफ्ते में मुझे 56 घंटे तो पढ़ने ही है। अब उन 56 घंटों में ये है कि आपको डेडिकेटेड पढ़ना है। अगर पढ़ाई का मन नहीं है तो किताबों का अपमान करने के बजाय किताबों को बंद करके 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन डेडिकेटेड होकर पढ़ना है 8 से 9 घंटे। लेकिन जब एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गया, जब ये लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, रिविजन ही करनी है, ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ब्रेक लेने का टाइम है, तब 12 से 13 घंटे भी हो जाता था। वो शायद विद्यार्थी खुद
भी नहीं समझ पाता कि हाँ मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया। हालांकि मैंने घंटे कभी काउंट नहीं किए, लेकिन अपने ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि कोई था नहीं, कोचिंग वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि खुद को डिसिप्लिन करना था तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि डेली मुझे 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, और कभी मैं ज़्यादा पढ़ ली तो मेरी वो अपने आप को एक शाबाशी देने वाली बात होती थी। लेकिन हाँ, इतना कभी कभार बहुत ही ऐसा टाइम भी होता है जब आप नहीं पढ़ पाते, डिस्ट्रैक्टेड होते हो या घर में कुछ ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते, तब भी कोशिश करना होता था कि 4 से 5 घंटा। तो उसके लिए सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो तब कोई और नहीं उठता, तब तक जितना काम कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन हाँ, एक ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे जो था मैंने डेली अपनी पढ़ाई को दिया था। अच्छा पूजा जी, लेट नाइट पढ़ने वाली स्कॉलर नहीं हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ने वाली नहीं है? सर मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मुझे लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरा दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा जागरूक होता है, लेकिन क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम है वो सुबह देना होता है, तो एग्ज़ाम के पास आते आते मैं सुबह वाला पैटर्न अपना लेती थी। लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने ये कर दिया था कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ और एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक टेस्ट लिखने की कोशिश करूँ जब फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन अदरवाइज मैं लेट नाइट पढ़ती थी, 12-1 बजे तक, कभी कभार पूरी रात पढ़ के भी पढ़ना होता था। लेकिन हाँ, वो हर बच्चे का डिपेंड करता है। शुरुआत के कुछ दिनों में वो पता करें कि वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं सुबह, और कई लोग दोपहर में भी होते हैं, लेकिन यूजुअली गर्मी में दोपहर में नींद ज्यादा आती है, तो इसीलिए सुबह जल्दी या फिर रात को थोड़ा सा लेट, ये दोनों ही रास्ते मैंने अपनाकर भी देखे हैं, लेकिन दोनों में से मुझे रात वाला जो है ज्यादा बेहतर लगता है। सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत बड़ा सिलेबस, इसको कैसे आपने कंपाइल किया, किस तरीके से इस समय का मैनेजमेंट किया और किस तरीके से उस सिलेबस को तैयार किया? सर इसके लिए मैंने 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई थी अलग अलग पेपर्स के लिए। पहली जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी जीएस पेपर को लेके, क्योंकि मैं यूपीएससी की ऑलरेडी तैयारी कर रही थी, तो मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि मैं जीएस पेपर में कहीं पे मात नहीं खा सकती। लेकिन फिर भी ताकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हूँ इस चीज़ को लेके, तो मैंने PYQ सारे देख लिए थे। हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो PYQ है वो साइट पर बहुत ही बिखरे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कोचिंग या कोई हेल्पिंग हैंड नहीं ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी। तो मैंने थोड़ी मेहनत करके अपना जितने भी जीएस के PYQ थे उनको उठाया, उन सब पे आंसर लिखने की कोशिश की, सोच विचार करने की कोशिश की, और ये देखा कि हाँ लगभग मैं अपने यूपीएससी की नॉलेज को कर लूंगी। जहां तक बात है इंग्लिश और हिंदी के पेपर की, उसके लिए मैंने क्लास 9th की और 10th की जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की किताबें हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। डेली 2 घंटे मैंने लैंग्वेज पेपर को दिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा भी है एक तरीके से, वो तो आनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इंग्लिश पे भी फोकस करना था। जहां तक बात है मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, मनोविज्ञान, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद है, इसकी वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। यूपीएससी के लिए भी मेरा यही सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा कि वो वाली जो नॉलेज है वो यहाँ पे यूज की जाए। हाँ, बस ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लिखने की हुई, क्योंकि उन 3 घंटों में सिर्फ आपके दिमाग का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके हाथ के लिखने की स्पीड, आपके सोचने का नजरिया, हर चीज चेक हो रही है। तो वो चीज मैंने प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही है और तमाम पहलुओं पर आप बहुत सुंदर बता भी रही है। बात हम इंटरव्यू की कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि साक्षात्कार तक पहुंचते पहुंचते ना इंटरव्यू में बहुत गोलमोल हो जाता है सिस्टम। आपका साक्षात्कार कैसा था? किस तरह का पैनल आपके सामने था? वो सर मेरा जो इंटरव्यू था वो था 14 जून को, और मेरा सेकंड स्लॉट था, एक सुबह का स्लॉट था 8 बजे और एक दोपहर का था। तो मेरा दोपहर का स्लॉट था, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरा बिल्कुल लास्ट नंबर रह गया। हम 2 ही कैंडिडेट्स पूरे बिल्डिंग में बचे थे। डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पैनल है वो ऑलरेडी इतना इंटरव्यू लेके थक चुके हैं, और मेरी तरफ जो इंटरव्यू आए वो क्वेश्चन जो आए वो शायद मैं हैंडल ना कर पाऊँ, या फिर मेरी नर्वसनेस साफ दिखाई दे। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में ठान ली थी कि अगर ठान लिया तो कर लेना है, तो इसीलिए मैंने आंख बंद करके यही सोचा कि अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बस एक कदम और आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तो जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, शुरुआत में मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी। मेरी जो चेयरपर्सन थी वो एक फीमेल लेडी थी, तो शायद इसलिए मुझे थोड़ा सा एडवांटेज भी मिला। उन्होंने काफ़ी काम डाउन किया उस चीज़ को। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई हूँ। एक बातचीत तरीके से हुई। उन्होंने शुरुआत की थी मेरे हॉबीज़ और इन सब चीज़ों के साथ, और क्योंकि मेरा कविता लिखना एक हॉबी है, तो मैंने जब ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे कविता सुनाने के लिए भी कहा। तो वो कविता जब मैंने सुनाई तो मुझे एक आत्मविश्वास लौटता हुआ दिखा। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 30 मिनट तक चला था, जिसमें हर पैनल ने 5 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, एंड हर पैनल ने लगभग वैसे ही सवाल पूछे जो मैं सोच कर आई थी एक तरीके से, जैसे पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी से, मेरे बास्केटबॉल जो मैंने गेम मेंशन किया था उससे, और मेरी पोएम्स लिखने से। और
इसके एंड होते होते ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरव्यू मैंने ठीक स्कोर किया है, जितना मुझे लग रहा था कि नर्वसनेस है। लेकिन जैसे मैं बाहर आई इंटरव्यू से तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी फील हुई, और इंटरव्यू के बाद जैसे मैं घर जाने के लिए बस में बैठी थी तभी स्कोर रिलीज हो गए थे और मुझे पता चला कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। और ये जानकर काफ़ी अचरज तो हुई, लेकिन शुरुआत में मैंने सोचा कि फेक पीडीएफ है, शायद अभी रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। लेकिन क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, सब कुछ चीज़ें एक तरीके से थी, तो सारा कुछ डिटेलिंग पहले ही हो गई थी मार्क्स की। तो जब मैं घर पे आई और मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि तुम्हारे इतने मार्क्स हैं और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर हैं, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ अब अपने ऊपर विश्वास रखा जाता है तो शायद सब कुछ पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर अपने ऊपर विश्वास है तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप। पूजा जी, अभी अभी आपने जिक्र किया कि लिखने का शौक है आपको, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को चंद लाइनें आप कुछ कविताओं के अगर सुना पाए तो अच्छा लगेगा। ये जो पोएम है मैंने भगवान के ऊपर लिखी थी, और शायद तब लिखी थी जब भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था, या फिर भगवान जिस तरीके से लोग मानते हैं उस तरीके से विश्वास नहीं था। मुझे एग्जैक्टली लाइन्स तो याद आएंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। लाइन्स मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ इसी तरीके से शून्यवाद पर हैं कि जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान का एक तरीके से चोला पहनकर या भगवान को रक्षा करने के लिए देश में उतरते हैं, कट्टरपंथा फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके तरफ एक जवाब था कि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, समय का एक सार हूँ, मैं पानियों को चीरता, मैं सर्प हूँ, मैं बाघ हूँ, मैं ही तो हूँ समेटता, बिखेरता, उकेरता, अपनी ही कोशिशों को हूँ खरीदता और बेचता। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम मुझसे ही तो निकल गए, फिर मुझ में ही तो आ बसे। तो कुछ इसी तरीके से थी। बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत अच्छा है। और लेखन की कला और लेखन की विधा जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बनाती है और कहीं ना कहीं हर पहलू पर ये काम भी आती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो बच्चे जो तैयारी करते हैं इस फील्ड में, आगे बढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका अनुभव है, आपने जो है क्वालिफाई भी किया है, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहली टिप तो ये होगी कि अपने आसपास जो भी तरीके की मिथ है, कोई भी मिथ्या है ऐसी कि कोचिंग्स के जरिए होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, खुद से स्वाध्याय करें या खुद से सेल्फ स्टडी करें तो नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसे पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा जो कि शायद सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो नहीं कर सकता। तो आई थिंक इन सभी का उदाहरण मैंने अपने आप में समेट लिया है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने पढ़ाई पर, अपने ज्ञान पर विश्वास रखना है, गुरूर नहीं करना है, लेकिन हाँ विश्वास रखना है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि अगर खुद पे विश्वास करेंगे तभी दूसरे आप पर विश्वास करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ से नहीं घबराना है कि सिलेबस वास्ट है, सिलेबस को तोड़ा जा सकता है। अगर इतने सारे लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, कम टाइम में कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम में कर रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। और दूसरा, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मशीन जो है वो भी इतना लंबा काम नहीं कर सकती है, उसको भी चार्ज होने की जरूरत है। तो एक साइंटिफिक तरीका अपनाना है पढ़ने का। 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें, अपने माँ बाप से बात करें, बाहर खेल के आ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ भी और ऐसा जिससे आपका ब्रेन कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और सबसे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी सभी लोगों को, वो ये है कि अपनी इस पढ़ाई के दौरान अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, भाई बहन को पीछे नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब रिजल्ट आता है तो बच्चे का नाम चमकता है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ हैं, उनके पीछे जो सपोर्ट है वो ज्यादा दिखाई नहीं देता। तो आप अगर तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या उनकी भी कम नहीं है, हालांकि वो दिखती नहीं है, लेकिन हाँ अपने पैर हमेशा जमीन पे रखने हैं, चाहे ऊंचाई कितनी हासिल हो जाए। पुलिस विभाग में अधिकारी के तौर पर जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव आप लाना चाहेंगी और क्या कुछ करना चाहती हैं बात हरियाणा की? सर, मैंने पहले इस चीज़ के बारे में काफ़ी विचार किया था कि अगर इनफैक्ट ये इंटरव्यू में भी मुझसे सवाल पूछा गया था कि आप एज अ सिविल सर्वेंट आप पुलिस में जाना चाहती हैं, आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो, लेकिन आप एक औरत होकर क्या कर सकती हैं? कई सारी औरतें आई हैं जिन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है, लेकिन क्या बदल गया? मुझे लगता है कि बदलाव अचानक से नहीं होता, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो एक छोटा छोटा स्टेप जो समाज के लिए लिया जाएगा वो सबसे ज्यादा कारगर होगा। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं का जो एक तरीके से समाज में जिस तरीके का पोजीशन है वो बदलना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम औरतों को यूजुअली घरों में बंधा हुआ देखते हैं, कोई ऐसा काम होगा जो कि घर से जुड़ा होगा, उनसे ही जुड़ा हुआ देखते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा काम यही होगा कि अगर मेरे एरिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि औरतों से जुड़ी हुई है, उसको प्रखर रूप से रखा जाए। और ऐसा नहीं कि मैं एक
एक लड़की हूँ तो इसलिए सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाऊंगी। ऐसा कोई भी मुद्दा जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी है, इस तरीके का लिंग अनुपात या लिंग भेद किसी भी तरीके का दिखाई देता है, तो उसको ठीक करने में अपनी तरफ से जो भी बन पाएगा, क्योंकि अभी तो मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, ट्रेनिंग मिलने की बात है, मेरा दिमाग अभी और ज्यादा डेवलप होगा उस चीज को लेके, तो वो सब चीजें करना मुझे लगता है कि सही भी होगा और वो सही भी है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी इस सवाल के जवाब में वो ये है कि हमारे एरिया में या नॉर्मली हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक काफी ज्यादा सोच या फिर फोर्सेस यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हरियाणा से ऐसी औरतें निकल सकती हैं जो कि खेल में, राजनीति में, बॉलीवुड में अपना एक अलग पोजीशन बना सकती है, तो मुझे लगता है कि पितृसत्तात्मक सोच अब उतनी रही है, उसको हटाने की जो एक तरीके से कुव्वत है वो हम ही कर सकते हैं, जो मैं करना चाहूंगी इस फील्ड में आने के बाद। बिल्कुल। तो पूजा जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की और खासतौर से जो है क्षेत्र में हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जो है उन्नति के शिखर पर जाएं, आपके जो ख्वाब हैं, जिन सपनों को आप साकार करना चाहती हो पूर्ण हो। जिस तरीके से आपके इस मस्तक पर ये पगड़ी बंधी हुई है, ये इसी तरह से रोशन रहे और देश दुनिया में आपका नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत बातचीत के लिए। थैंक यू सर। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।